एक्सक्यूज मी सर। हाँ बोलो। सर दोज डिजीज में बी के बाद क्या लिखा हुआ है? दो में भी इनहेरिटेंस, INHERITANC, इनहेरिटेंस। इसका मतलब समझे या नहीं समझे? देखो, किसी भी वर्ड में अगर प्रॉब्लम है कि सर नहीं समझ में आया, तो वो तुम लोग तुरंत बोलोगे कि सर ये चीज नहीं समझ में आया। ठीक है, वैसे हम तुमको ये चीज हम समझा देते हैं कि हम ऐसा क्यों इसको दो कैटेगरी में बांटे हैं। देखो, ठीक है, सबसे पहले नोट कर लो, उसके बाद हम आराम से समझाएंगे, क्योंकि नोट करने के टाइम पे समझाना फिर ध्यान नहीं रहेगा। पहले इसको नोट करो अच्छे से। सर आप हाँ, फर्स्ट पॉइंट को एक बार रीड कर दीजिए ना। पहला पॉइंट ये वाला, ये कॉन्जेनाइटल डिजीज, इसमें हम तो डायरेक्टली लिखे हैं विच प्रेजेंट सिंस बर्थ, जो बर्थ से ही प्रेजेंट होता है। ठीक है, सच डिजीज आर caused due to genetic abnormalities और माल फंक्शनिंग, MALL, माल फंक्शनिंग का मतलब होता है कि फंक्शन प्रॉपरली नहीं कर पा रहा है, माल फंक्शनिंग ऑफ एनी ऑर्गन और ऑर्गन सिस्टम। और उसका लास्ट पॉइंट है दीज डिजीज में बी इनहेरिटेंस। ठीक है, इसका मतलब ये होता है, ठीक है, सबको ध्यान दो, हम टाइम देंगे फिर नोट कर लेना। सबसे पहला जो है कॉन्जेनाइटल कहने का मतलब यही है कि ये जो डिजीज होता है बाय बर्थ ही मिलेगा। ठीक है, और ये कैसे हो सकता है, कैसे संभव है? तो पहला संभव ये है कि जेनेटिक एबनॉर्मलिटीज, मतलब जेनेटिक डिसऑर्डर जो बोलते हैं। और जेनेटिक डिसऑर्डर पता है, पहले भी हम समझा चुके हैं कि एक ऐसा डिसऑर्डर होता है जो इनहेरिटेट होता है, मतलब पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग ये ट्रांसफर कर जाएगा। जैसे सिकल सेल अनीमिया हो गया, फिर हेमोफीलिया हो गया, फिनाइलकीटोनुरिया, बहुत सारा डिजीज है जो जेनेटिक डिजीज है। ठीक है, जो कि इनहेरिटेंस होता है। इनहेरिटेंस का मतलब ट्रांसफर होना फ्रॉम वन जनरेशन टू नेक्स्ट। मान लिया किसी पेरेंट्स को कोई पर्टिकुलर जेनेटिक डिजीज है, तो हो सकता है उसके बच्चे में वो ट्रांसफर कर जाए। हो सकता है, क्या होता ही है कि ट्रांसफर वो कर जाएगा। ठीक है, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो। ठीक है, ये चीज है, वही चीज लिखा हुआ है। और दूसरा एक्वायर्ड डिजीज, मतलब ये एक ऐसा डिजीज है जो बर्थ के बाद होता है, मतलब जन्म लेने के बाद होता है। तो उसमें दो कैटेगरी किया गया, एक कम्युनिकेबल, एक नॉन कम्युनिकेबल। और कम्युनिकेबल हम समझा है कि वैसा डिजीज जो कि स्प्रेड करता है फ्रॉम वन इन्फेक्टेड पर्सन टू अनदर हेल्दी पर्सन। ठीक है, वो कम्युनिकेबल। और नॉन कम्युनिकेबल मतलब कि ये फैलेगा नहीं, मतलब अगर कोई फैल रहा है तो कम्युनिकेट, कोई नहीं फैल रहा है तो वो होता है नॉन इन्फेक्शियस। बस यही चीज बताएं, लिखो इसको आराम से। हो गया सबका? यस सर। सबका सबका कंप्लीट हो गया? कुछ उसमें पूछना सर है तो पूछ सकते हो। देखो, सर इनहेरिटेंस, लास्ट हाँ, लाइन मत मिटाइएगा। अच्छा नहीं, अच्छा लिख लो, लिखने के बाद ही मिटाएंगे। ठीक है, देखो एक चीज है यहाँ, इनहेरिटेंस का मतलब होता है वो ट्रांसफर हो रहा है फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग। वही हम लिखे हैं, जो कॉन्जेनाइटल है ये ट्रांसफर हो सकता है। ठीक है, हम ऊपर वाला थोड़ा मिटाते हैं, नीचे वाला तब तक कंप्लीट करो जल्दी से। मिटाते पूरा।
Yes, sir. Yes, sir. सर हाँ बोलो। सर सर लेप्रोसी किस टाइप का डिजीज है? लेप्रोसी तो ये है, मतलब वो तो मतलब क्या बोलते हो, इन्फेक्शियस है, बट बोलते हैं कांटेक्ट में आएंगे तभी होगा। ऐसा नहीं किसी को लेप्रोसी और अगर हम दूर में हैं तो ऐसा नहीं होगा, ठीक है ना। सर वो लेकिन क्या अगर हम एक्यूट डिजीज है? हाँ वो एक्यूट है, ठीक है, वो एक्यूट है। इनिशियली देखो लेप्रोसी का दवाई आता है, वैक्सीनेशन होता है उस तरह का कि लेप्रोसी नहीं होगा, ठीक है ना। तो लेप्रोसी जो है वो कांटेक्ट में होगा, तो अगर लेप्रोसी एक तरह का छुआछूत वाला बीमारी है, छुएंगे तो होगा नहीं तो नहीं होगा, ठीक है। यस सर। कम्युनिकेबल अलग चीज है। कम्युनिकेबल क्या है कि एक पर्सन हमारे सामने है और उसके अगेंस्ट पे कोई पर्सन है तो वो कम्युनिकेट, जैसे कोरोना वायरस क्या है, ये कम्युनिकेबल है, इन्फेक्शियस है, ठीक है। हम लोग कांटेक्ट में आए या ना आए, अगर वो उसका पैथोजन स्प्रेड कर रहा है, फैल रहा है, तो वो इन्फेक्ट करता ही है, ऑब्वियस है। इसलिए बोलता है मोड ऑफ स्प्रेड, जब पढ़ेंगे तो उसमें और अच्छे से समझ में आएगा कि ये कैसे स्प्रेड हो रहा है, ठीक है। बार बार यस क्यों बोलता है, हाँ बार बार क्यों बोलता है कि मास्क लगाइए या फिर हैंड को मतलब हाथ हमेशा धोते रहिए, सैनिटाइज किए, सबका रीजन है, ठीक है। तो अब स्टार्ट करते हैं कम्युनिकेबल। इसमें भी बहुत ही शॉर्ट में हम इसको लिखेंगे, डायरेक्टली टू द पॉइंट लिखते हैं, ठीक है ना। कम्युनिकेट फ्रॉम अनहेल्दी और diseased person to healthy disease, ठीक है। ये चीज है। दूसरा, they are caused due to some biological agent, तो वही है पैथोजन वगैरह, some biological agent और माइक्रो ऑर्गेनिज्म such as bacteria, virus, fungi, etc. इसका जो एग्जाम्पल है, मलेरिया, डेंगू, कॉलेरा, etc. कॉमन कोल्ड वगैरह भी आ जाएगा इसमें, ठीक है। तो ये कम्युनिकेबल है। दूसरा है नॉन कम्युनिकेबल, ठीक है। इसमें है डू नॉट स्प्रेड डिजीज, डू नॉट spread from unhealthy or diseased to healthy person. Example, diabetes, cancer, heart disease, arthritis, etc. बस यही है।
ठीक है, इसको नोट करो। नॉन कम्युनिकेबल फर्दर divided into following categories। ये चीज अच्छा है। एक्सक्यूज मी सर। हाँ बोलो बोलो। सर एग्जाम्पल में डिजीज के बाद क्या लिखे हैं? अच्छा, ये हार्ट डिजीज है, ये अर्थराइटिस है। नो सर, उसके ART पहले, हार्ट डिजीज के पहले। कैंसर 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 कैंसर। सर बोलो। सर ये नॉन कम्युनिकेबल डिजीज मतलब एयर फूड कोई कांटेक्ट आने से भी नहीं फैलता है ना? नहीं नहीं नहीं, जैसे डायबिटीज है, क्या फैलता है क्या? घर में किसी को अगर मान लिया डायबिटीज हो जाता है तो क्या दूसरे को भी हो जाएगा? नहीं, ऐसा नहीं होगा। नहीं ठीक है, सर। हार्ट से रिलेटेड कुछ वैसा डिजीज होता है तो नहीं फैलता है। कैंसर नहीं फैलता है। अर्थराइटिस नहीं होता है। अर्थराइटिस तो कॉमन डिजीज है, उसमें क्या होता है कि वो बोन्स जॉइंट्स में पेन होता है। ओल्ड एज में मतलब जो ग्रैंड फादर मदर है जो भी, उनको नॉर्मल होता है। ठीक है, ओल्ड एज फीमेल है उन उसमें ये ज्यादा दिखता है। तो ऐसा थोड़े वो फैलता है, इसमें ऐसा नहीं होगा। जैसे जो नहीं फैलता है वो हमारा नॉन कम्युनिकेबल। सर लिखिए। हो गया सबका? सबको लिख लिए? मिटाए? यस सर।
सर एक्सक्यूज मी सर सर बोलो। सर एग्जाम्पल में ऑस्टियोपोरोसिस के बाद क्या लिखे हैं? ऑस्टियोपोरोसिस, सर किडनी अच्छा ये फेलियर लिखा है। किडनी फेलियर है, किडनी फेलियर है, अर्थराइटिस है, ठीक है ना। यहाँ पे मैरास्मस, क्वासिरकोर, एनीमिया, बेरी बेरी एंड वाइटर, ठीक है। और ये तो एलर्जी है, इसका एग्जांपल में होगा अस्थमा वगैरह है, ब्रोंकाइटिस, अस्थमा, एग्जांपल अस्थमा, ब्रोंकाइटिस, स्किन एलर्जी, एटीसी। सर एलर्जी का फर्स्ट लाइन रीड कर दीजिए ना। It is caused by, it is caused by, sorry, caused by नहीं हुआ, sorry, caused due to the hypersensitivity of the body to foreign substance like pollen grain, dust, silk, nylon, etc, ठीक है। और जो एलर्जी कॉज करता है उसको हम लोग एलर्जेंस बोलते हैं, बस वही लिखे, द सब्सटेंस ड्यू टू विच एलर्जी इज कॉज्ड, caused is called allergens, is called is called caused is called allergens। एग्जांपल में अस्थमा, ब्रोंकाइटिस, स्किन एलर्जी, ईटीसी। यस सर हो गया। कंप्लीट हो गया? यस सर हो गया। सबका हो गया ना? नो सर, लास्ट पॉइंट। हाँ लिखो लिखो।
सर कंप्लीटेड। कंप्लीट हो गया। चलो आगे हम लोग बढ़ते हैं। देखो, अब जो डिजीज होता है उसके कारण क्या क्या होता है ये जानना है। ऐसे एक्यूट और क्रॉनिक हम लोग पढ़ चुके हैं, उसको हम लोग लिख लेते हैं, एक्यूट एंड क्रॉनिक, ठीक है। हो गया। नो सर। हाँ लिखो लिखो। क्लियर बोर्ड दिख रहा है ना साफ साफ? यस सर। यस सर। सर कैंसर क्रॉनिक डिजीज होता है? तो लॉन्ग टाइम तक रहता है ना जी। कैंसर तो ओ, थोड़ा तुरंत ठीक होने वाला है, लॉन्ग टाइम। हम क्या पहले लिखे, देखो लिखा लास्ट फॉर अ लॉन्ग टाइम इवन एज मच एज लाइफ टाइम, ठीक है। तो जो हम पढ़ रहे हैं कैंसर एलिफेंटियसिस, एलिफेंटियसिस एक बार अगर हो गया ना वो लाइफ टाइम तक रहता है, ठीक है। तो एलिफेंटिस कैंसर है तो कैंसर लॉन्ग टाइम तक रहता है। मे बी अगर इसका इलाज नहीं कराएंगे तो वही लाइफ टाइम तक रहेगा, मतलब जब तक जिंदा है तब तक वो रहेगा, उस वजह से वो मर भी जाता है। ये चीज होता है इसमें, ठीक है। सर डायबिटीज? डायबिटीज
इनका एक बार होने के बाद तो फिर वो खत्म होने से रहा, वो तो खत्म, उसका तो ट्रीटमेंट भी नहीं हो सकता, कंट्रोल में कर सकते हैं अपने ब्लड शुगर को, लेकिन डायबिटीज का जो कोई भी अगर दावा करता है कि नहीं हम ठीक कर देंगे डायबिटीज, वो गलत बोलता है, ठीक है ना। बस कंट्रोल कर सकते हैं कुछ कुछ एक्टिविटी, कुछ कुछ मेडिसिन। एक्टिविटी इन द सेंस कि वही है कि मतलब ज्यादा जॉगिंग वगैरह करना पड़ता है, खेलना कूदना, मतलब फिजिकल एक्टिविटी अगर सही से रहेगा तो शुगर रहने पे भी कोई ज्यादा इफेक्ट नहीं होता है, ठीक है। ये सब चीज है उसका। तो सर बोलो। सर सर उसमें पेनक्रियास का ट्रांसप्लांट करने से नहीं होगा? होगा, लेकिन पेनक्रियाज तुमको मिलेगा तब तो। ट्रांसप्लांट तो कोई भी चीज है कि अगर मान लो पेनक्रियाज, क्योंकि पेनक्रियाज अगर ट्रांसप्लांट कर देते हैं तो वो इलाज हो जाएगा, ठीक है। दो टाइप का एक डिजीज होता है ना, सॉरी, डायबिटीज भी दो टाइप का होता है, ठीक है। जैसे टाइप 1 टाइप 2 दोनों में बहुत डिफरेंस है, ठीक है। तो वो बता देंगे आगे, अगर जानना चाहते हो तो बता देंगे, ठीक है। इसको नोट कर लो। सर नोट हो गया। हो गया, चलो। तो हम डायबिटीज के बारे में बता रहे हैं कि दो टाइप का है, तो ये सब जान लो, क्योंकि ये सब है लाइफ में, ये सब देखने को मिलता है। हाँ, ये डायबिटीज है, डायबिटीज का डिजीज। देखो, डायबिटीज दो टाइप का है। एक जो डायबिटीज 1 टाइप होता है, उसका काम होता है क्या, तो उसका काम होता है, मतलब डायबिटीज अगर होता है तो उसका काम नहीं, सॉरी, उसका कारण जो इफेक्ट है वो बता रहे हैं। उसका इफेक्ट ये है कि बॉडी में इंसुलिन का बनना बंद हो जाता है, मतलब बीटा सेल पूरा तरह से खराब, मतलब पेनक्रियास का जो एंडोक्राइन पार्ट है वो पूरा तरीके से खराब, क्योंकि हार्मोन पे डिपेंड करता है। 10th में ये चीज है तो हम लोग वहां पढ़ेंगे भी। दूसरा चीज होता है टाइप 2। टाइप 2 में क्या है कि हार्मोन तो निकल रहा है, बट उसका जो फंक्शन है वो सही से नहीं हो पा रहा है। तो टाइप 1 में इंसुलिन का निकलना बंद हो जाता है बॉडी में, और टाइप 2 में इंसुलिन निकलेगा बट वो फंक्शनिंग नहीं कर पाएगा। ये टाइप 2 है, जो मोस्टली बच्चों वगैरह में होता है, दिख जाता है कि हाँ वो नहीं हो रहा है। टाइप 2 जो है वो डिजीज हो गया है डायबिटीज का, तो उसमें हम लोग ट्रीटमेंट वगैरह करते तो ठीक हो जाता है। लेकिन डायबिटीज जो नॉर्मल जो हम लोग देखते हैं, जो हमारे लिए फैमिलियर टाइप से हो गया कि नहीं, हाँ इसके घर में है, उसके घर में है, मतलब सामने जो देख रहे हैं, तो वो उसमें डायबिटीज में क्या होता है कि उसमें इंसुलिन का निकलना बंद हो जाता है, जिसके कारण ब्लड का शुगर लेवल बढ़ेगा। दोनों में काम वही होगा, लेकिन लिटिल डिफरेंस है जो तुम्हारे सामने है, ठीक है ना। ये है। अब हम लोग का नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है डिजीज एंड इट्स कॉज। डिजीज एंड इट्स कॉज। देखो। सर हाँ बोलो। सर आपका बोलो बोर्ड बोलो। से बहुत ज्यादा अंधेरा हो गया है। अंधेरा हो गया ना, वही हम पूछने वाले थे। चलो ठीक, हम लाइट जला देते हैं। क्लियर है? आ गया लाइट? ठीक है सबका? यस सर। यस सर। ठीक है। यस सर। थोड़ा बारिश होने का प्लान बना रहा है हमारे, ठीक है, इसीलिए थोड़ा अंधेरा हो गया। चलो कोई बात नहीं। हाँ, तो हम लोग कहाँ थे? डिजीज एंड इट्स कॉज। देखो, अब डिजीज अगर किसी भी पर्सन को होता है तो उसके कारण क्या होगा, ठीक है। हम लोग कहानी छोड़ के डायरेक्ट पॉइंट पे आते हैं, क्योंकि इसमें बहुत सारा कहानी है। एक है सिम्टम्स और एक होता है साइन। इस दोनों पे हम लोग इस टॉपिक पे मतलब डिफाइन करें, सॉरी डिस्क्राइब करेंगे। तो सिम्टम्स जो होता है ये कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स दिखता है। जैसे सपोज दैट मान लिया जाए कि कोई भी डिजीज हो गया, ठीक है, तो उसका कुछ ना कुछ लक्षण दिख रहा है। आखिर लक्षण क्यों दिख रहा है? क्योंकि वो जो डिजीज हुआ है, जिसके कारण हुआ है, बॉडी के जिस पार्ट को वो इन्फेक्ट किया है या बॉडी के जिस पार्ट को वो इफेक्ट कर रहा है, वो उसका फंक्शनिंग अगर डिस्टर्ब हो जाता है तो उसके कारण जो मतलब एक तरह का कैरेक्टरिस्टिक्स दिखता है, वही होता है सिम्टम। अब तुमको एग्जांपल बताते हैं। अभी जो पैंडेमिक स्थिति चल रहा है, पैंडेमिक स्थिति में क्या बोलता है कि कोरोना वायरस का सबसे जो लक्षण है वो क्या बोलता है? या तो बुखार, और या दूसरा ये सांस लेने में दिक्कत। तो आखिर ऐसा क्या हो जाता है तो इसमें सांस लेने में दिक्कत है? ऐसा तो नहीं बोला कि हेडेक हो रहा है
फीवर बार बार आ रहा है जा रहा है, वीकनेस हो गया, ऐसा तो नहीं बोल रहा, क्या बोल रहा है, सर्दी खांसी और मेन क्या है, बुखार या फिर सांस लेने में अगर तकलीफ हो रहा है तो सस्पेक्ट मतलब एक्सपेक्ट करते हैं कि हाँ उसको कोरोना वायरस हो गया, क्योंकि वैसे सिम्टम्स दिखा रहा है। ठीक है, तो सिम्टम्स आखिर दिखाता है कैसे, जैसे हम कोरोना वायरस को लिए तो कोरोना वायरस क्या करता है, पर्सन के बॉडी में इंटर करता है और वो लंग्स में चला जाता है, एयर के थ्रू कहाँ चल गया, लंग्स में चल जाता है। लंग्स में एक ऑर्गन है जिसका नाम है एल्वियोलाई, इस तरह का ऑर्गन, ठीक है, बैलून लाइक, जिसका काम होता है एक्सपेंड और रिलैक्स करना, कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स करना। क्यों, क्योंकि जब हम एयर लेते हैं तो हमारा बॉडी या फिर चेस्ट बोल सकते हो कि वो थोड़ा एक्सपेंड करता है, और जब हम रिलीज करते हैं तो वो रिलैक्स करता है। तो वो किसके कारण, एल्वियोलाई, एल्वियोलाई के पास जब एयर आता है, जब हम लोग सांस लेते हैं तो वो ऐसे पूरा अपना सरफेस एरिया एकदम गुब्बारा की तरह, बैलून की तरह वो फुलाता है। क्यों, क्योंकि जितना ज्यादा एयर आएगा उतना ज्यादा ऑक्सीजन हमारे बॉडी में जा पाएगा। तो ये जो वायरस होता है इसके ऊपर में एक लेयर चढ़ा देगा, एक लेयर यहाँ पे चढ़ा देता है म्यूकस का, और वो हार्ड कर दे, स्टिफ कर देता है। क्या कर देता है, स्टिफ कर देता है। किसके कारण, वो वायरस के कारण, जिसके कारण कि वो एक्सपेंड और रिलैक्स या कॉन्टैक्ट और रिलैक्स नहीं हो पाता है, जिसके कारण हमारे बॉडी में सांस एयर जाता नहीं है और हम लोग को सांस लेने में दिक्कत होने लगता है, क्योंकि एयर नहीं जाएगा, एनर्जी नहीं मिलेगा। तो कहीं ना कहीं बोल सकते हैं कि ये जो है कोल्ड फ्लू जो है वायरस, सॉरी, उसमें भी हेडेक होता है, पेन होता है, सोर थ्रॉट हो जाता है, सर्दी खांसी बुखार सब होता है। लेकिन डिफरेंस क्या है, सांस फूल रहा है तो कोरोना, और उसके अलावा अगर नहीं है तो कॉमन कोल्ड या फ्लू बोलते हैं कि बुखार है, चलो फ्लू हो गया, दवाई खाते ठीक हो जाएगा, ये चीज है। अब देखो, सिम्टम्स कॉमन हो सकता है लेकिन साइन कभी भी कॉमन नहीं होगा, क्योंकि साइन अगर कॉमन हो गया तो डिजीज का एग्जैक्टली पता हम लोग नहीं कर पाएंगे। जैसे अब साइन किसको बोले, सिम्टम्स के तौर पे हम क्या बोलते हैं, बुखार आना, सर्दी खांसी नॉर्मल है। जैसे बोलता है फ्लू हो जाता है तो फ्लू के टाइम पे भी वो क्या बोलते हैं एक जगह से, बुखार, सॉरी, फ्लू के टाइम पे भी बुखार होता है, सर्दी खांसी होता है। कोरोना वायरस के भी टाइम पे बुखार हो रहा है, सर्दी हो रहा है, खांसी हो रहा है। लेकिन कोरोना वायरस में क्या होता है, एक कॉमन सा चीज अलग क्या है कि इसमें सांस का फूलना या सांस में दिक्कत आना एक तरह का लक्षण अलग से दिखाता है। फ्लू के कोरोना वायरस का लक्षण दिख रहा है तो टेस्ट करते हैं, पॉजिटिव आया तो ठीक, नेगेटिव आया तो फिर वो नहीं है। ठीक है, तो साइन जो होता है कोई पर्टिकुलर डिजीज का मतलब कैरेक्टरिस्टिक्स है, पर्टिकुलर डिजीज का कोई कैरेक्टरिस्टिक्स जो होता है उसको हम साइन बोलते हैं। लेकिन सिम्टम्स जो है वो कॉमन हो सकता है। जैसे ये तो तुम वायरस देख रहे हो, अब हम लोग आते हैं मलेरिया में, और दूसरा इसी का एग्जाम्पल है टाइफाइड। मलेरिया और टाइफाइड का जो कैरेक्टरिस्टिक होता है ऑलमोस्ट सेम होता है, ऑलमोस्ट सेम, क्योंकि इसमें भी बहुत ज्यादा चिल्ड फीवर है, मलेरिया में आता है। टाइफाइड में भी बहुत ज्यादा चिल्ड फीवर है, हेडेक है, कॉन्स्टिपेशन होता है, स्टोमक पेन होता है, सब चीज होता है उसमें। ठीक है, टाइफाइड एंड मलेरिया में। लेकिन कैसे पता चलेगा कि वो टाइफाइड और वो मलेरिया है? ठीक है, सिम्टम्स तो सेम दिख रहा है, तो हम लोग को वहां पे साइन देखना पड़ता है। तो साइन कैसे देखेंगे, मलेरिया टाइफाइड में क्या साइन दिखेगा, कुछ भी साइन नहीं दिखेगा। यहाँ पे तो एक पता चल रहा है कि हाँ कोरोना वायरस में क्या पता चल रहा है कि चलो इसमें क्या हो रहा है कि भाई सांस में दिक्कत हो रहा है, तो चलो एक बोल सकते हैं कि हाँ इसमें ये हो सकता है, हम उसका फिर भी डायग्नोसिस करते हैं। ठीक है, एग्जैक्टली पता करने के लिए। ठीक है, तो मलेरिया और टाइफाइड नहीं पता चलेगा तो हम लोग क्या करेंगे, क्योंकि सिम्टम्स का कॉमन है लेकिन साइन इसका अलग है, लेकिन इसमें साइन कुछ पता ही नहीं चला इसे देखने से। साइन पता करने के लिए क्या करना पड़ेगा, तब हम लोग वहां पे क्या करते हैं, साइन का पता करने के लिए तो वहां पे डायग्नोसिस करते हैं। क्या करते हैं, डायग्नोसिस। अगर मलेरिया का लक्षण दिखता है तो डॉक्टर्स बोलते हैं एमपी आप करवाइए। व्हाट इज एमपी, तो मलेरिया पैरासाइट इन ब्लड। अगर ब्लड में मलेरिया का जो मलेरिया पैरासाइट कॉज जो ऑर्गेनिज्म, जैसे प्रोटोजोआ से मलेरिया होता है, सॉरी प्लाज्मोडियम से मलेरिया होता है, तो प्लाज्मोडियम अगर उसमें प्रेजेंट होगा तो मलेरिया है। अब अगर मान लो कोई एमपी लिखा, वहां पे मलेरिया पैरासाइट चेकअप हुआ, वो आ गया निगेटिव, तो मतलब इसका क्या, ये मलेरिया नहीं है, बट सिम्टम्स तो आ रहा है भाई। तो हम क्या करेंगे, तो
तो एक और जो इसका सिमिलर डिजीज का सिम्टम दिखा टाइफाइड, टाइफाइड में वही हो रहा है, ठीक है। टाइफाइड में तो हाथ पैर भी हिलता है, इतना ज्यादा ठंड लगता है, लेकिन हम लोग डिस्टिंग्विश नहीं कर पाते। तो टाइफाइड में तो एक विडाल टेस्ट होता है, एक विडाल टेस्ट होता है। अब ये विडाल टेस्ट अगर पॉजिटिव हो गया तो ये क्या हो जाएगा, टाइफाइड हो जाएगा। मतलब कि साइन को पता करने के लिए डायग्नोसिस करना पड़ता है। कुछ डिजीज में साइन को पता करना है, क्योंकि साइन ही एक ऐसा कैरेक्टरिस्टिक्स है जिससे डिजीज का पता चलता है। तो साइन को पता करने के लिए कुछ ऐसा डिजीज है जिसमें डायग्नोसिस का हम लोग हेल्प ले लेंगे, ठीक है। और कुछ सिम्टम्स ऐसा है जिसमें साइन खुद ब खुद दिखेगा, जैसे अभी हम बताए कोरोना वायरस, या फिर टीबी। टीबी में सूखा खांसी होता है, बोलता है 3 सप्ताह तक अगर खांसी हो रहा है सूखा और उसके साथ बलगम निकल रहा है और हल्का हल्का फीवर, पता भी नहीं चलता है टीबी में फीवर हो रहा है, लेकिन बलगम और सूखा खांसी 3 हफ्ता का, उसको वो साइन कहला गया। फीवर उसमें भी आ रहा है, लेकिन उसका साइन क्या हो गया कि 3 हफ्ता तक लगातार उसको खांसी, सूखा खांसी हो रहा है। उसमें सर्दी वर्दी हुआ तो नहीं होगा वो, लेकिन अगर सूखा खांसी हो गया तो टीबी का साइन हो गया। इसी तरह साइन कहने का मतलब कोई एक पर्टिकुलर कैरेक्टरिस्टिक्स कोई पर्टिकुलर डिजीज के लिए होता है, लेकिन सिम्टम्स कॉमन हो सकता है। समझ में आया? यही होता है डिजीज एंड इट्स काउज। डिजीज के कारण जो डिजीज हुआ उसके कारण जो बॉडी में दिख रहा है वो सिम्टम्स बोलते हैं और साइन बोलते हैं। सिम्टम्स कॉमन हो सकता है लेकिन साइन कॉमन नहीं होता। हर एक डिजीज का कोई एक पर्टिकुलर साइन होता है जिससे हम लोग पता करते हैं कि यही डिजीज है इसको, चाहे अब साइन वो हमको दिख जाए या हम लोग को डायग्नोसिस करा लें, बस यही चीज है। समझ में आया? कोई दिक्कत? किसी को कोई दिक्कत है तो पूछ सकते हो अभी यहीं पे, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन पूछता है बार बार, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन साइन एंड सिम्टम। सर हाँ बोलो। सर सिम्टम्स पता करने के लिए डायग्नोसिस होता है क्या? नहीं, सिम्टम्स तो दिख ही जाएगा जी। हम क्या बोले, जैसे मान लो मलेरिया है तो बुखार आएगा नहीं, टाइफाइड है उसमें भी वही सिम्टम्स है। सिम्टम्स का मतलब होता है कि उसके कारण जो कैरेक्टरिस्टिक्स दिख रहा है वो सिम्टम्स है, बट साइन जो होता है वो पर्टिकुलर डिजीज का कैरेक्टरिस्टिक्स को शो कर जाता है। बस वही चीज है। समझ में आया? बोलो, कोई दिक्कत? नो सर, समझ में आ गया। नहीं ना? चलो अब हम लोग आते हैं कि डिजीज का जो कारण है वो क्या क्या कारण, इसको समझे? कोई दिक्कत तो इसमें अभी भी पूछ सकता है, वो बोलो। नो सर। बोलो। नो सर। अब हम लोग आते हैं कॉज ऑफ डिजीज, ठीक है। तो कॉज ऑफ डिजीज, डिजीज का क्या कारण है, ठीक है, डिजीज का क्या कारण हो सकता है। तो डिजीज का कारण ये भी बहुत ज्यादा ये नहीं है, बस तुरंत सॉरी डिजीज ये हम लोग अभी तक जो पढ़ते आ रहे हैं उसी में है। तो सबसे पहला डिजीज का कारण हो सकता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म। क्या हो गया? माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ध्यान से सुनना, माइक्रो ऑर्गेनिज्म मतलब कि अगर कोई ऑर्गेनिज्म डिजीज काउज करता है, जो ऑर्गेनिज्म डिजीज काउज करता है उसको हम लोग बोलते हैं पैथोजन। तो जो इन्फेक्शियस डिजीज होता है वो पैथोजन के ही कारण होता है, और वो पैथोजन को अगर डिफाइन करना है तो डिजीज काउजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड पैथोजन। पहला तो काउज ऑफ डिजीज में लेवल 1, सबसे पहला लेवल 1 यही है कि इन्फेक्शन बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म, पहला लेवल। लेवल दूसरा क्या होता है कि या तो दूसरा रीजन क्या होता है, लेवल 3 लेवल में क्या होता है, अनक्लीन इन्वायरमेंट। तो इन्वायरमेंट के कारण जो हम लोग मतलब बीमार पड़ते हैं वो। और दूसरा हो जाता है डिफिशियंसी ऑफ न्यूट्रिएंट। मान लिया जाए कि किसी भी एक कम्युनिटी में वहां के बच्चों को मैरस्मस हो रहा है, कवासिकर हो रहा है, इसका मतलब क्या, बच्चों में ही होगा, लेकिन बच्चे में ये हो जाता है, जिसमें बोलते हैं कि डिफिशियंसी डिजीज है। बड़ों में भी होता है, जैसे ग्वाइटर, बोलते हैं घेंघा रोग। क्यों बोलते हैं भाई? क्योंकि आयोडीन कम खाते हैं तो हो जाता है। तो बोला जाता है, डॉक्टर भी एडवाइस करते हैं आप आयोडाइज नमक को अपने फूड में मतलब
फूड के साथ लीजिए, ज्यादा लीजिए, ताकि वो हार्मोन बने और हार्मोन की वजह से वो ना हो, क्योंकि हार्मोन की कमी के कारण ही वो डिजीज मतलब ग्वाइटर होता है। ठीक है, तो ग्वाइटर जो है डिफिशियंसी ऑफ आयोडीन, क्यों? क्योंकि ग्वाइटर होता है लो सिक्रीशन ऑफ थायरोक्सिन, और थायरोक्सिन बनता है आयोडीन की कमी से, सॉरी आयोडीन से, और आयोडीन का कमी हुआ तो वो हार्मोन नहीं बनेगा, और हार्मोन नहीं होगा तो वो डिजीज हो जाएगा। अनीमिया, अनीमिया का मतलब होता है कि ब्लड का कमी। आखिर बॉडी में ब्लड का कमी क्यों होगा भाई? इसलिए होगा, कुछ कारण तो होना चाहिए। ऐसा नहीं कि हम लोग के बॉडी से हर एक टाइम ब्लड लॉस हो रहा है तो ब्लड का कमी हो गया, नहीं, किसी कारण से जो है वो आरबीसी नहीं बन पा रहा है, और आरबीसी बनाने के लिए खाना पड़ेगा क्या? आयरन। इसलिए आयरन। आयरन कंटेनिंग फूड को खाते रहना चाहिए ताकि ब्लड बनते रहेगा। अब आयरन ही नहीं ले रहा है तो वहां आरबीसी नहीं बनेगा। आरबीसी मतलब ब्लड, रेड ब्लड सेल्स होता है, उसी से वो खून भी लाल होता है। बोला जाता है कि ब्लड रेड क्यों होता है? क्योंकि आरबीसी सेल है उसमें, और आरबीसी जो बनता है वो हीमोग्लोबिन है, और हीमोग्लोबिन जो कंपाउंड वो आयरन कंटेनिंग कंपाउंड, और वो एक तरह का पिगमेंट भी है, मतलब प्रोवाइड करता है कलर। तो आयरन अगर खाएंगे तो बॉडी में खून बनना स्टार्ट हो जाएगा। जैसे बोलता है कि ओल्ड एज पर्सन को बोलता है कि अनार का जूस दीजिए, केला ज्यादा खिला सकते हैं, बट केला ठंडा होता है, तो सेब खिला सकते हैं, सेब में आयरन होता है बहुत। बीट वगैरह ज्यादा खिला, इवन की जब फीमेल प्रेग्नेंट होती है उस टाइम पे ब्लड का बहुत ज्यादा जरूरत पड़ता है उनको, तो उनके केस में क्या होता है कि नहीं, उनको बोला जाता है कि नहीं आप जो है वो आयरन कंटेनिंग से बीट हो गया, केला हो गया, ये सब खाना चाहिए, रोटी वगैरह भी खा सकते हैं, तो उससे खून बढ़ता है। क्यों? आयोडीन, सॉरी आयरन हम लोग इंटेक करते हैं, और वही आयरन से हीमोग्लोबिन बनता है, और हीमोग्लोबिन अल्टीमेटली आरबीसी के फॉर्मेशन के रिस्पॉन्सिबल है। ये चीज है, तो इस तरह से होता है। तो पहला जो था वो माइक्रोऑर्गेनिज्म के कारण। दूसरा लेवल में दो टॉपिक पढ़े, एक टॉपिक अनक्लीन इन्वायरमेंट, इन्वायरमेंट हमारा क्लीन नहीं है, और तीसरा जो है वो है न्यूट्रिएंट का कमी। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट होता है लेवल 4 में जो इन्फेक्शियस एंड नॉन इन्फेक्शियस देखते हैं। लेवल 4 में इन्फेक्शियस एंड नॉन इन्फेक्शियस, कहने का मतलब कि इन्फेक्शियस डिजीज कैसे फैलता है और नॉन इन्फेक्शियस डिजीज कैसे होता है, ये चीज जानना। तो यहाँ पे हम लोग को मेनली पढ़ना है कि जो इन्फेक्शियस डिजीज होता है वो कैसे होगा। हम लोग अभी तुरंत जस्ट पढ़े कि हम लोग अभी क्या पढ़े कि इन्फेक्शियस एंड नॉन इन्फेक्शियस में क्या है कि इन्फेक्शियस में क्या होता है, हेल्दी पर सॉरी डिजीज्ड पर्सन से हेल्दी पर्सन में ट्रांसफर हो जाता है, और एक क्या होता है कि प्रेजेंट है, मतलब वो स्प्रेड नहीं करता। ये तो हम लोग को इस टॉपिक में देखना है कि आखिर किसके किसके थ्रू माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है वो कम्युनिकेट करता है। तो इसका 4 कारण है, 4 मतलब पॉइंट है जिसके कारण वो फैलता है। सबसे पहला एयर, दूसरा वाटर, तीसरा सॉइल, एंड चौथा फूड। ठीक है, ये चीज है। तो सॉइल तो ठीक है, सॉइल हम लोग ले सकते हैं, बट एयर वाटर एंड फूड को रखते हैं। सॉइल तो अलग चीज हो जाएगा क्योंकि वार्म वगैरह चीज है, वहां भी हो, जैसे किसी के छोटे बच्चों के पेट में कीड़ा वगैरह हो जाता है, कैसे हो जाता है भाई, तो वो सब वार्म वगैरह के कारण। चलो ठीक है, हम लोग आते हैं आगे। ठीक है, अब देखो सबसे फर्स्ट में वाटर बॉन्ड, जैसे बोलते हैं कि एयर बॉन्ड। सबसे पहले एयर बॉन्ड समझ लो, क्योंकि अभी एयर बॉन्ड आई मीन जो कोरोना वायरस है उसका भी एक अच्छा एग्जांपल है। क्यों बोलता है मास्क लगाने? देखो एयर बॉन्ड में क्या होता है कि जो एयर के थ्रू फैलता है, इसके थ्रू, एयर के थ्रू। तो ये एयर के थ्रू कैसे फैलता है? तो कोई भी इन्फेक्शियस डिजीज, मोस्टली वायरस एंड बैक्टीरिया, वो क्या होता है कि जैसे मान लो किसी पर्सन को कोई डिजीज है, चाहे कॉमन कोल्ड हो चाहे कोरोना वायरस को लेते हैं, अच्छा एग्जांपल है, समझ में भी आएगा। जैसे मान लो कोई कोरोना वायरस इफेक्टेड पेशेंट है, अभी क्या प्रॉब्लम चल रहा है कि बहुत ऐसा मतलब पर्सन है जिसमें पॉजिटिव है बट सिम्टम्स नहीं दिख रहा है, तो पता नहीं चल पा रहा है। मान लिया जाए वो पर्सन किसी पर्सन के पास चला गया, ठीक है, और उसमें कोई सिम्टम्स दिख ही नहीं रहा है, तो वो नॉर्मली समझेगा आदमी, वही समझ भी रहा है। होगा क्या कि मान लिया जाए वो स्नीच कर दिया, छींक दिया, उसको बार बार नहीं आ रहा है बट अचानक से वो छींक दिया, जैसे स्नीच किया ना, तो स्नीजिंग के कारण एक साथ में माउथ से वाटर ड्रॉपलेट्स निकलता है। अप्रोक्सीमेशन 4000 वाटर ड्रॉपलेट्स एक साथ इन्वायरमेंट में निकल गया, ठीक है, और उस वाटर ड्रॉपलेट में वायरस प्रेजेंट होता है।
और वही वाटर ड्रॉपलेट्स अगर नजदीक रहा कोई पर्सन और वो वहां जाके चला गया और वो एयर के थ्रू उस वाटर ड्रॉपलेट्स को अंदर ले लिया तो वहां पर वो डिजीज हो जाएगा। यही होता है एयरबॉर्न, क्योंकि एयर के थ्रू वो ट्रेवल किया, अगर एयर नहीं रहता तो नहीं होता। इसीलिए जैसे बोला जाता है कि अभी क्यों बोलता है मास्क पहनिए, क्योंकि मान लिया जाए कोई पर्सन है उसमें प्रेजेंट है वो पैथोजन, तो वो मास्क पहनेगा, स्नीज भी करेगा तो मास्क में ही रह जाएगा। या सपोज दैट क्या होगा कि जब मान लिया जाए कोई पर्सन है, हेल्दी पर्सन है और इन्फेक्टेड पर्सन सपोज दैट मास्क नहीं पहना है और हेल्दी पर्सन पहना है, अगर वो स्नीज किया तो उसका जो वाटर ड्रॉपलेट है वो आएगा बट मास्क पे रह जाएगा, अंदर नहीं जाएगा एयर के थ्रू, तो वो डिजीज नहीं होगा। इसी तरह एयर बॉन्ड इसी तरह होता है, मतलब वाटर ड्रॉपलेट्स के थ्रू वो वायरस दूसरे में चला जाता है। मीडियम क्या है? एयर है। ये चीज है, ठीक है। इसीलिए बोला जाता है अभी कि कम से कम मतलब इसका तो खैर वायरस है तो थोड़ा ज्यादा खतरनाक मतलब पता चल रहा है, लेकिन बैक्टीरियल होता तो ऐसा कहीं कुछ होता नहीं। लेकिन वायरस इसलिए जल्दी फैलता भी है और जल्दी, और इसका कोई ट्रीटमेंट इसीलिए नहीं क्योंकि वायरस को मारना जो है दवाई से थोड़ा मुश्किल होता है। एंटीवायरल दे रहे हैं लेकिन उतना ज्यादा इफेक्टिव नहीं जितना बैक्टीरिया। मान लिया बैक्टीरियल किसी को डिजीज हो गया, उसको ठीक करना बहुत इजी है, एंटीबायोटिक खिला दो ठीक हो जाएगा क्योंकि बैक्टीरिया को वहां जाके मार देगा वो बॉडी के अंदर में। लेकिन वायरस को मारना थोड़ा डिफिकल्ट है, वायरस का मेटाबॉलिक एक्टिविटी ऐसा होता है कि उसको स्टॉप कर ही नहीं सकता है। इसलिए इसका जो है क्यों वैक्सीनेशन का वेट कर रहा है कि वैक्सीनेशन जाएगा बॉडी में, वैक्सीन जाएगा बॉडी में तो एंटीबॉडीज के अगेंस्ट बना कर रखेगा ताकि इसको मारने में हेल्प करे, क्योंकि दवाई तो काम आ नहीं रहा है तो हम लोग को प्रिकॉशन लेना है। ये चीज होता है। ये हो गया एयरबॉर्न। वाटरबॉर्न क्या हुआ कि कंटामिनेटेड वाटर जैसे टीबी वगैरह वो कंटामिनेटेड वाटर से होता है। टाइफाइड कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर के खाने से होता है। अगर कोई कंटामिनेटेड वाटर है, मान लिया जाए कि हमारे घर में जो पानी आ रहा है, सपोज दैट कि हमारे घर में पानी आ रहा है, वो पानी किसी नाली से कनेक्ट हो चुका है और वो उसका पाइप वहां पे फट चुका है, तो नाली का पानी चल जाएगा। अब नाली का ड्रेनेज का वाटर चल जाएगा तो उसमें ऑब्वियस सी बात है बैक्टीरिया डिजीज कॉजिंग पैथोजन है। अब उसके थ्रू अगर हम ले लेते हैं वाटर के थ्रू फैल गया, तो ये हो गया वाटर। फूड का भी सेम कंडीशन है। मान लीजिए कोई पर्सन है उसमें कोई वैसा डिजीज है जो फूड को भी इन्फेक्ट कर रहा है और वो हम लोग सर्व कर देते हैं। जैसे टाइफाइड, एक फीमेल थी मेरी मेलॉन करके एक वो थी, वो ना 4 साल तक टाइफाइड डिजीज को स्प्रेड करते रही वही खाना के थ्रू। तो फूड के थ्रू वो बैक्टीरियल था, तो वो क्या हुआ कि खाना के थ्रू वो मतलब ह्यूमन में चला गया। जैसे बर्ड फ्लू बोलते हैं ना, बर्ड फ्लू में स्वाइन फ्लू, तो बर्ड फ्लू स्वाइन फ्लू ये सब वायरस है, किसके थ्रू फैलता है? ये फूड आइटम। जैसे बर्ड फ्लू होगा तो चिकन उकन खाना बंद, क्यों? वो उससे थ्रू। तो मीन्स ऑफ स्प्रेड या ट्रांसपोर्ट ऑफ पैथोजन जो है वो 3 ही है, एयर है, वाटर है एंड फूड है। ठीक है, समझ में आया? बोलो जहां तक समझ में आया, ठीक है ना? तो तुम लोग का एनसीईआरटी में एक फिगर होगा, तुम लोग देख सकते हो जो अभी हम तुम लोग को बताए, ठीक है? वैसे नेक्स्ट क्लास हम तुमको ऐसे लिखवाएंगे भी। ये वाला फिगर शायद तुमको दिख रहा होगा, इस तरह का फिगर देखो होगा ये वाला फिगर एनसीईआरटी में, ठीक है? इस फिगर को एक समझना, वो एयर बॉन्ड के बारे में ही बताता है, ठीक है? वो फिगर के साथ दिया है, ठीक है? कि जैसे स्नीज करता है तो वो एयर के मीडियम के थ्रू चला जाता है, नेक्स्ट पर्सन में हेल्दी पर्सन वो इनहेल करता है और हो जाता है, वो एयर के थ्रू ही हो रहा है, ठीक है? तो इसीलिए बोलता है, जैसे बोलता है 6 फीट दूरी बना के रखो, ठीक है? क्यों? क्योंकि मान लो स्नीज करेंगे भी तो उसका वाटर ड्रॉपलेट 3 से 4 फीट में नीचे गिर जाता है, तो कम से कम क्या बोल रहा है कि आप कम से कम 6 फीट दूर रहिएगा, मास्क लगा के रहेगा, तब 100% आप मतलब कि फ्री है, ठीक है? लेकिन अगर वो इन्फेक्टेड एयर चला गया बॉडी में तो फिर दिक्कत है। और अभी क्या है, बहुत सारा रिसर्च हो रहा है इस पे। अभी क्यों बोलता है कि बिना मास्क के आपको नहीं जाना है? क्योंकि मान लिया जाए किसी पर्सन को है और कोई पर्सन उस रास्ते से गया, वो स्नीज कर दिया तो उसका जो वायरस का ड्रॉपलेट जो होता है, वायरस जो होता है वो 4 से 5 घंटा रह जाता है एयर में। इसलिए बोलता है कि नहीं, अगर मान लो उसी रास्ते से कोई पार कर गया तो एयर इनहेल कर गया तो दिक्कत हो जाएगा, वो इन्फेक्ट कर देगा। इसलिए बोलता है मास्क वगैरह लगा के चलना चाहिए। इसीलिए एयर बॉन्ड को रोकना है तो मास्क वगैरह पहनना पड़ेगा, चाहे कोई सा भी। कॉमन कोल्ड वगैरह भी कैसा है, जो स्नीजिंग उसमें तो खांसी से होता ही है, वही है कॉमन कोल्ड से हम लोग तुरंत रिलीफ कर सकते हैं, बट इसके लिए भी कोई वैसा इफेक्टिव जो है वो
दवाई नहीं निकला है, वैक्सीनेशन नहीं निकला है, इसलिए थोड़ा सा डर भी है। ठीक है, तो इसमें डरना नहीं है, बट अपने आप को प्रिकॉशन करना है। हाँ बोलो। सर मास्क के अंदर से नहीं घुस जाएगा? नहीं, सर वहाँ पे माइक्रो और माइक्रो थोड़ा ऑर्गन सा का तो जो होता सर है ना, हवा लेने के लिए तो जगह रहता ही है। वो है, बट जो N95 मास्क है ना, वो 3 लेयर का होता है, सिर्फ एयर ही जा सकता है, वो नहीं जा सकता है। ठीक है, तो मास्क भी पहनना है तो कपड़ा का भी पहनना, उसका 3 लेयर्ड वाला होना चाहिए। ठीक है, सर्जिकल मास्क देखना कैसे बना होता है, और सर्जिकल मास्क ही सही होता है। कपड़ा का भी तुम यूज कर सकते हो, जैसे गमछी वगैरह भी यूज कर सकते हो, लेकिन वो सब में डर क्या है ना, कि हम लोग मान लो टॉवेल यूज किया, गमछी वगैरह जो हम लोग नॉर्मल ओढ़ते हैं, या पतला वाला, मोटा वाला नहीं, पतला वाला, मान लो रुमाल है, रुमाल में हम एक तरफ से मोड़ लिया, कहीं गए उसको खोल के रखे नीचे, हो सकता है आउटर सरफेस पे हो, लेकिन उसको हमको थोड़ा पता किस साइड से हम ढके हैं अपने नोज को या अपने माउथ को, पता चला निकाले, फिर से उल्टा साइड से हम लोग ढक लिया जिसका इन्फेक्शन है, तो फिर से वो हो गया। इसीलिए प्रॉपर वे में मास्क तो यूज करना ही चाहिए। ठीक है ना, क्योंकि अभी बचना है तो मास्क यूज करो। बाकी बात कोई एक टाइम अगर बाहर जाता है तो मतलब अगर टॉवेल है, रुमाल है, वो सब यूज करा तो वो भी सही है, लेकिन वहां ध्यान देना पड़ता है, वहां रिस्क जो है थोड़ा बढ़ जाता है। बट नॉर्मल कोई भी मास्क हम पहनेंगे तो इसको रोक सकते हैं, और इसका वही एक उपाय है। ठीक है, सो आज हम लोग 2-3 चीज पढ़े, साइन एंड सिम्टम्स पढ़ लिए, डिजीज जो इम्यून कैसे होता है ये। अब नेक्स्ट क्लास पहले इसका नोट्स लिखेंगे, फिर हम पढ़ेंगे कि बैक्टीरियल कौन डिजीज है, वायरल कौन डिजीज है, पैथोजन सॉरी अलग अलग पैथोजन का जो डिजीज है वो हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, यहाँ तक किसी को पूछना है तो पूछ सकते हो, फिर से अगर कोई दिमाग में क्वेश्चन है तो। ठीक है, सबको समझ गया, कोई दिक्कत? सर हाँ बोलो। सर वायरस को हम लोग एंटीबायोटिक से नहीं मार सकते हैं? नहीं मार सकते, वो पढ़ेंगे हम लोग आगे, पढ़ेंगे ट्रीटमेंट वगैरह तो पढ़ेंगे। ठीक है ना, नहीं मार सकते, नहीं तो एंटीबायोटिक तो बहुत है ना, इंडिया हर एक जगह एंटीबायोटिक है, मार के खत्म कर दिया जाए, लेकिन कहाँ हो रहा है, खत्म नहीं हो रहा है। क्यों वैक्सीन का वेट कर रहा है? वैक्सीन का इसलिए वेट किया जाता है क्योंकि एंटीबॉडी का जो काम है, ठीक है, एंटीबॉडी का जो काम है वही काम वैक्सीन भी करता है, लेकिन वायरस के केस में जो होता है वैसा कोई एंटीबायोटिक बना ही नहीं है जो किसको मार देगा। वैक्सीन भी जाएगा बॉडी में, वो भी एंटीबॉडी ही बनाएगा, और एंटीबायोटिक भी खाएंगे तो वो एंटीबॉडी ही बनाता है, या फिर एंटीबायोटिक का एक काम होता है, वो हम लोग आगे पढ़ेंगे ट्रीटमेंट वगैरह, वो उस टाइम अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, और बोलो, और किसी को कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम, कुछ पूछना है यहाँ तक? अप्लाई करो। नो सर। नो सर। ठीक है, नो सर। ठीक है। और आज जो हम तुम लोग को मीन्स ऑफ स्पीच पढ़ाए वो एनसीईआरटी में देखना, लेवल 1 लेवल 2 जो बताए माइक्रोऑर्गेनिज्म वगैरह जो कैसे होता नहीं होता, वो सब तुम उसको वहां पे एक बार रीड करना, वो सब कुछ समझ में आ जाए, फिर नेक्स्ट क्लास नोट्स लिखेंगे तो हमको मेरे पास मटेरियल आ ही जाएगा। ठीक है, तो फिर नेक्स्ट क्लास हम लोग मिलते हैं। ठीक है, इसको पढ़ा मतलब रीड कर लेना जरूर एक बार।